Can you hear me? Yes, sir. We can Yes, hear yes. you. Yes, sir. सर। ओके जी। यस सर। अब ये तीन चीजें हैं जो जिसके बारे में हर किसी ने एक डिफरेंट ओपिनियन रखा है। और डिफरेंट ओपिनियन क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो कानूनी स्टैंडर्ड है हेल्थ एंड सेफ्टी का, वो 100 साल पुराना है। जो कंपनीज फॉलो करती हैं, कितना 100 साल पुराना है। और वो अपडेट नहीं होता है। हमारा कोई भी कानूनी स्टैंडर्ड अपडेट नहीं होता है। हम अंग्रेज़ों का कानून इस्तेमाल करते हैं 100 साल पुराना। तो इसीलिए हमारे पास चीज़ें क्लियर नहीं है और लेक ऑफ एजुकेशन है। जो सिस्टम अपडेट होता है, जो रेगुलर बेसिस पे अपडेट होता है, उसके रू से या उसके रेफरेंस से हम समझते हैं कि इन तीन चीज़ों में क्या फ़र्क है। रिडोर रेगुलेशन, जिसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग ऑफ इंजरीज, डिजीज एंड डेंजरस अकरेंसेस रेगुलेशन 2013, ये यूके का एक्सीडेंट रिपोर्ट करने का लीगल स्टैंडर्ड है। यूके का लीगल स्टैंडर्ड है, हमारे लिए लीगल स्टैंडर्ड नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड इन तीन चीज़ों में क्या फ़र्क है? इंसिडेंट का मतलब है, अगर इसका हम उर्दू मतलब देखें तो इंसिडेंट का मतलब है वाकिया। एक्सीडेंट का मतलब है हादसा। और नियर मिस का मतलब है ऐसा वाकिया जिसमें पोटेंशियल था नुकसान पहुंचाने का, लेकिन पहुंचा नहीं, बाय लक। बाल बाल बच जाना जिसे हम कहते हैं, वो है नियर मिस। इन तीन चीज़ों में क्या फ़र्क है? इनमें फ़र्क है, अगर हम बात करें एक्सीडेंट की, तो क्या एक्सीडेंट बज़ाहिर कोई हादसा है? एक्सीडेंट हादसे की सूरत में होता है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई वर्कर 10 फीट हाइट से गिर गया, तो किसी हादसे की सूरत में, किसी वाकये की सूरत में वो हादसा पेश आया। वाकया क्या था? गिरना। हादसा क्या हुआ? इंजरी हो गई। वाकया हुआ एक्सीडेंट में, कोई वाकया हुआ जिसमें नुकसान पहुंचा। बताएं हाँ या ना करें। जी सर। जी सर, ठीक है। जी सर। कोई वाकया हुआ एक्सीडेंट के अंदर जिस वजह से हादसा पेश आया। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही है। नियर मिस के अंदर कोई वाकया पेश आया जिसके अंदर नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कोई वाकया पेश आया। कोई ईंट जो है वो ऊपर से गिरी, किसी को बाल बाल, कोई इंसान नीचे खड़ा था, उसको नहीं लगी, जमीन पर गिर गई, बाल बाल बच गया, ऐसे कहते हैं नियर मिस। तो क्या उसमें कोई वाकया वाकया पेश हुआ लेकिन हादसा नहीं हुआ, लेकिन वाकया हुआ? बिल्कुल वाकई हो। वाकया हुआ। जी सर। तो जी इसका मतलब है सर वाकया हुआ। एक्सीडेंट, नियर मिस, इल हेल्थ। चले इल हेल्थ पे भी आ जाते हैं। कोई इंसान बीमार होता है, वो किसी वाकये की सूरत में होता है। किसी ने खराब पानी पी लिया, खराब खाना खा लिया, किसी कोविड पेशेंट पेशेंट से मुलाकात कर ली, या कोविड के वायरस के कांटेक्ट में आ गया, तो बीमार भी इंसान किसी वाकये की वजह से होता है या नहीं? जी सर। ऐसा ही है। बहुत होती है, बहुत सारी कुछ भी। वाकया तो हर जगह पर कॉमन है ना। कोई वाक्य से तो बिल्कुल बिल्कुल। बीमार हुआ। हम्म। किसी वाकये की वजह से इंसान बीमार होता है। या तो वो केमिकल को इनहेल कर रहा है बहुत सालों से, ये वाकया है। या तो उसने खराब खाना या पानी पी लिया, वाकया है। तो एक्सीडेंट, नियर मिस, इल हेल्थ, जब सब में वाकया कॉमन है, तो क्या चीज इनको डिफरेंट बना रही है? जो चीज इनको डिफरेंट बना रही है वो इनका आउटकम है। एक्सीडेंट में वाकया होता है, नतीजे में इंजरी होती है या प्रॉपर्टी डैमेज होता है। नियर मिस में भी वाकया होता है, लेकिन नतीजे में कुछ नहीं होता, बचत हो जाती है। इल हेल्थ में भी वाकया होता है, लेकिन नतीजे में इंसान बीमार होता है। तो देखा जाए तो तीनों में वाकया हो रहा है, लेकिन तीनों का जो हमें एंड रिजल्ट मिल रहा है या आउटकम मिल रहा है वो डिफरेंट है। तो इसका डायरेक्ट और सिंपल मतलब ये है कि ये सब इंसिडेंट की टाइप्स हैं। ठीक है। ये सब है इंसिडेंट की टाइप्स। क्योंकि इंसिडेंट का मतलब है कोई भी वाकया जिसका कोई रिजल्ट, एंड रिजल्ट हो। इंसिडेंट जो है वो अनवांटेड प्लान है जिसका कोई ना कोई एंड रिजल्ट हो।
तो आप इसे, जब तक वो एक्सीडेंट हुआ नहीं है तब तक आप उसे इंसिडेंट कह सकते हैं, जब वो एक्सीडेंट हो गया है, कंफर्म नहीं है क्या हुआ है, तब तक भी उसे आप इंसिडेंट कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जनरली कंडीशंस के हिसाब से कहते हैं कि वर्कर जो है वो यहाँ से गिर सकता है, या तो कोई और इस एक्टिविटी में, हाइट वर्क एक्टिविटी में कोई इंसिडेंट हो सकता है। तो आप जो इंसिडेंट कह रहे हैं उसका मतलब है आप श्योर नहीं है कि एक्सीडेंट हो सकता है या नियर मिस हो सकता है, तो आप इंसिडेंट जनरल टर्म कह रहे हैं कि नियर मिस भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, इल हेल्थ भी हो सकती है, डेंजरस अकरेंस भी हो सकती है। तो इसीलिए आप इंसिडेंट टर्म यूज करते हैं, क्योंकि आप श्योर नहीं है कि कौन सा आउटकम आएगा या कौन सा आउटकम आ सकता है, उस कंडीशन में कोई भी आउटकम आ सकता है। तो इसीलिए आप उस टाइम पे इंसिडेंट यूज कर रहे होते हैं जब तक कोई इवेंट होता नहीं है। और फॉर सपोज कोई इवेंट हो गया, आपको उड़ती हुई खबर पता चली कि कोई इंसिडेंट हो गया है किसी प्लांट के किसी एरिया में, किसी वर्क प्लेस के किसी एक्टिविटी में, किसी एरिया में कोई इंसिडेंट हो गया है। वो इंसिडेंट इसीलिए यूज करता है क्योंकि कंफर्म नहीं होता है कि आउटकम में क्या आया, कोई इंजर्ड हुआ नहीं हुआ, प्रॉपर्टी डैमेज हुई नहीं हुई, नियर मिस हुआ, इल हेल्थ हुई, क्या हुआ। तो तब तक भी आप उसे इंसिडेंट कहते हैं। यानी इंसिडेंट हम सिर्फ उस कंडीशन में वर्ड यूज करते हैं जब हमें आउटकम क्लियर ना हो कि किस टाइप का इवेंट है, आउटकम क्या है उसका, नियर मिस है, एक्सीडेंट है या इल हेल्थ है। तो उस बेस पे रिडोर रेगुलेशन ने और यूके की रेगुलेशन ने इन तीनों टर्म्स को इंसिडेंट की टाइप बताई है। 4 टाइप ऑफ इंसिडेंट होती है। चौथी होती है डेंजरस अकरेंसेस। ये वो टाइप के इंसिडेंट होते हैं जो लॉ को रिपोर्ट करने होते हैं, जो हमें कानूनी स्टैंडर्ड कहता है कि हमें बताओ इसके बारे में। वो होती हैं डेंजरस अकरेंस। किसी को माइनर कट लग गया, कानूनी स्टैंडर्ड ये नहीं कहेगा उसके बारे में बताओ। किसी की डेथ हो गई तो वो बतानी है। तो लॉ ने क्या किया है, एनफोर्समेंट एजेंसी ने, सेफ्टी इन्फोर्समेंट एजेंसी ने, जो गवर्नमेंट एजेंसी है, उसने कंपनीज को बताया हुआ है, स्टैंडर्ड दिए हुए हैं कि ये वो इवेंट्स हैं, ये वो टाइप ऑफ इंजरीज हैं, अगर हो जाएं ये इस लिस्ट में मौजूद है, वो आपने हमें बतानी है। सारी नहीं बतानी, लेकिन जो इस लिस्ट में वो बतानी है। अगर वो कोई इंजरी हो गई है, इवेंट हो गया है, वो होता है डेंजरस अकरेंस। और ये भी इंसिडेंट की टाइप है। और अगर हम इस नज़रिए से इसको समझें तो इसमें एक सेंस भी बनता है, क्योंकि इन सब में वाकया हो रहा है लेकिन सबका आउटकम डिफरेंट है। वाकया सब में कॉमन है। एक्सीडेंट में भी कोई वाकया हुआ है जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ, नियर मिस में भी कोई वाकया पेश आया है, इल हेल्थ में भी कोई वाकया पेश आया है, डेंजरस अकरेंस में भी कोई वाकया पेश आया है। लेकिन लाजमी नहीं है कि सब में हादसा एक जैसा हो, सबका हादसा डिफरेंट है एक दूसरे से। तो इस सर ये बेसिस पे जी, चारों चीजें हम जो है गवर्नमेंट का बताएंगे। दोबारा थोड़ा समझाएं kindly। चारों चीजें गवर्नमेंट को हम सिर्फ डेंजरस अकरेंसेस बताएंगे। वो डेंजरस अकरेंस कोई एक्सीडेंट हो सकता है, नियर मिस भी हो सकती है, इल हेल्थ भी हो सकता है, लेकिन वो ज्यादातर फेटल टाइप का होता है, कैटास्ट्रोफिक होता है, नुकसानकार होता है। ठीक है सर। हाँ जी। Sorry to disturb, basically मैं इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा मैं ये इंसिडेंट के लिए जो आप क्वेश्चन कर रहे थे उसके बाद से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अगर आप किसी का टाइम वेस्ट ना हो तो आप प्लीज दोबारा से करें। वसीम, आप थोड़ा सा माइक को करीब लाकर या थोड़ा सा तेज बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत स्लो आवाज आ रही है आपकी। जी सर, जी सर। सर मैं जी ये अर्ज करना चाह रहा था कि जी। जहां आपने इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट का डिफरेंस जाना उसके बाद से मेरा इंटरनेट की वजह से मैं डिसकंटिन्यू हो गया था, तो ये हम्म जितना भी आपने ये लेक्चर दिया वो मुझसे मिस हो गया। हम्म अगर किसी का टाइम वेस्ट ना हो और अगर आप एक मतलब दोबारा से रिपीट कर दें तो सर ये मुझे हम्म। अच्छा वसीम, वैसे ये रिकॉर्डेड लेक्चर में होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको कंफर्म कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। थैंक यू सर। यूके की रेगुलेशन, जिसे हम रिडोर रेगुलेशन 2013, रिपोर्टिंग ऑफ इंजरीज डिजीज डेंजरस, ये रिडोर की फुल फॉर्म है, रिपोर्टिंग ऑफ इंजरीज डिजीज डेंजरस अकरेंसेस रेगुलेशन 2013 यूके का
लीगल स्टैंडर्ड है, कोई भी इवेंट हो जाए रिपोर्ट करने का लीगल स्टैंडर्ड है। उसके बिहाफ पे, उसके बेसिस पे इंसिडेंट जो है वो मेन टर्म है, जैसे हम कहते हैं कोई वाकया हो जाना। क्योंकि वाकया जो है वो अलग अलग आउटकम के तरफ से अलग अलग आउटकम होता है हर वाकये का। तो सर कोई आवाज नहीं आ रहा तो सही से। कोई वाकया एक्सीडेंट होता है, कोई वाकया नियर मिस होता है, कोई वाकया इल हेल्थ होता है, कोई वाकया डेंजरस अकरेंस हो जाता है। तो उस बेसिस पे ये चारों चीजें इंसिडेंट की टाइप्स हैं। आप इसे एक्सीडेंट इंसिडेंट कह सकते हैं, इसे नियर मिस इंसिडेंट कह सकते हैं, इसे इल हेल्थ इंसिडेंट कह सकते हैं, इसे डेंजरस अकरेंस इंसिडेंट कह सकते हैं, क्योंकि चारों इंसिडेंट की टाइप्स हैं। ये चारों कैटेगरीज तो हैं, लेकिन ये साथ में इंसिडेंट्स भी हैं। इंसिडेंट इज जनरल टर्म। कोई भी अनवांटेड इवेंट जो है वो इंसिडेंट है। फिर उसके आउटकम के बेसिस पे हम उसे कैटेगराइज करते हैं। आउटकम क्या आया जी, कोई इंजर्ड हो गया, तो ये इंसिडेंट जो है वो एक्सीडेंट है। इस इंसिडेंट की कैटेगरी है एक्सीडेंट। किसी आउटकम में कोई किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कोई अनवांटेड इवेंट हुआ, तो जी ये जो इवेंट हुआ ये इंसिडेंट का कौन सा टाइप है, नियर मिस। कोई बीमार हो गया किसी हादसे में, तो ये कौन सा इंसिडेंट का टाइप है, इल हेल्थ। कोई लीगल वायोलेशन हो गई किसी इंसिडेंट में, किसी वाक्य में, तो जी वो क्या हो गया, डेंजरस अकरेंस। ये फर्क है इंसिडेंट में और बाकी इन सब टर्म्स में। ये सारे इंसिडेंट के चार टाइप्स हैं। इस पर रिडोर रेगुलेशन रेफरेंस भी साथ में मैंने लिखा है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रीवियसली जो बहुत सालों से काम भी कर रहे हैं उनको भी इसमें कंफ्यूजन थी, और वो कह रहे थे कि हम तो 30-40 साल से सेफ्टी में काम कर रहे हैं, हमें तो इस चीज़ का नहीं इल्म था। तो उनके लिए मानना इस चीज़ को बड़ा डिफिकल्ट था कि ये वाकई सही चीज़ है या नहीं है। लेकिन डिफरेंस आपके सामने है, आप इसको इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं, निबोश की किताब में भी क्लियरली मेंशन्ड है। अब इन चारों चीज़ों को मैंने आपको बताया स्टार्ट में ही कि अलग से हर सिस्टम को समझने की ज़रूरत क्यों है, ताकि आपका फोकस जो है वो डिटेल में हो हर चीज़ के ऊपर। नियर मिस हुआ है तो नियर मिस को कैसे कंट्रोल करना है आपको उसकी अरेंजमेंट पता हो। एक्सीडेंट हो गया उसको कैसे कंट्रोल करना है उसकी अरेंजमेंट पता हो। इल हेल्थ को कैसे कंट्रोल करना है अरेंजमेंट पता हो। सेफ्टी कैसे इंश्योर करनी है अरेंजमेंट पता हो। हेल्थ कैसे इंश्योर करनी है अरेंजमेंट पता हो। हर सिस्टम को अलग से स्पेसिफिकली समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हर चीज़ पे आपका फोकस सही जाए, स्ट्रॉन्ग फोकस जाए। हेल्थ एंड सेफ्टी आप समझ रहे हैं, इंसानों की जिम्मेदारियां आपके हाथ में है। लाइफ जो है वो लोगों की, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कंट्रोल कर, उसको प्रिवेंट करना। कंपनी के एसेट्स आपके डिपेंडेंट हैं, लोगों की जिंदगियां आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, आपकी स्ट्रैटेजीज और अरेंजमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये सिर्फ एक जॉब पर्सपेक्टिव नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हेल्थ एंड सेफ्टी। ओके जी, आज हमारे कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर हुई हैं, जैसे हैजर्ड क्या है, रिस्क क्या है, दोनों में फ़र्क। कंट्रोल मेयर क्या होता है, क्या काम करता है, वो भी हमने समझा। मैनेजमेंट सिस्टम क्या है वो भी हमने समझा। उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ इंसिडेंट क्या होते हैं वो भी हमने समझे। हेल्थ एंड सेफ्टी का बैकग्राउंड हमने समझा, कैसे दुनिया में आई, क्यों दुनिया में आई, क्या ज़रूरत पड़ी। हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों एक बिजनेस को फॉलो करनी चाहिए, उसके भी हमने 3 रीज़न समझे। एक रीज़न है लीगल रीज़न, सेफ्टी कंपनी फॉलो नहीं करेगी, लॉ फाइन करेगा, इन्फोर्समेंट हो जाएगी और कानून जो है उस कंपनी को चलने नहीं देगा। पहला रीज़न है कि कंपनी सेफ्टी क्यों फॉलो करे, पहला रीज़न है लीगल रीज़न। दूसरा रीज़न है मोरल रीज़न। मोरल रीज़न यानी इखलाकी रीज़न। ये बिल्कुल इखलाक के अगेंस्ट है कि कोई आपके पास आए और आप उसे नुकसान में भेजें। वर्कर आपकी कंपनी में आ रहा है काम करने और आप उसे नुकसान में काम करवा रहे हैं, खतरों में काम करवा रहे हैं, उसकी तो जिंदगी को खतरा है, तो ये इखलाकी अनएक्सेप्टेबल है। तो ये दूसरा रीजन होता है मोरल रीजन, इखलाकी रीजन। तीसरा रीजन होता है फाइनेंशियल रीजन। सेफ्टी कंपनी खुद फॉलो नहीं करेगी तो खुद ही पैसों का नुकसान भरेगी। एक्सीडेंट हो गया कंपनी, उसमें भी कंपनी को फाइनेंशियल लॉस होगा। कोई वर्कर बीमार हो गया, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट कराने में कंपनी का फाइनेंशियल लॉस होगा। कोई इक्विपमेंट महंगा उनका बर्बाद हो गया, उसमें कंपनी को फाइनेंशियल लॉस होगा। आग लग गई कंपनी में, कंपनी को ही अपना फाइनेंशियल लॉस है। तो सेफ्टी इसलिए कंपनी फॉलो करती है क्योंकि ये 3 वजहें हैं, 3 वजूहात हैं, लीगल, फाइनेंशियल, मोरल। यानी इखलाकी वजह, कानूनी वजह और फाइनेंशियल वजह, जिस वजह से कंपनी हेल्थ एंड सेफ्टी फॉलो करती है। ये 3 रीजंस हैं।
इसके एग्जाम से रिलेटेड ये है कि एग्जाम को अभी हम उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। इसका हम जो पहला चैप्टर है कंप्लीट करने के बाद हम एग्जाम स्टडीज के ऊपर जाएंगे। पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर हम जाएंगे एग्जाम स्टडीज के ऊपर, ताकि आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम एग्जाम की तैयारी भी होती रहे। क्या होता है कि काफी सारे इंस्टीट्यूट्स में, बल्कि तमाम सारे ही इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को जो है वो कोर्स स्टडी करवा दी जाती है, उनको पूरा किताब पढ़ा दिया जाता है कि जी ये पूरा किताब है, इसमें ये तमाम टॉपिक्स हैं, आपने सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। पेपर आता तो स्टूडेंट को पता ही नहीं होता करना क्या है। स्टूडेंट ने पूरा किताब पढ़ा होता है लेकिन पेपर में क्या लिखना नहीं पता होता है। उसका सिर्फ रीजन ये होता है कि किताब पढ़ने से आप पेपर पास नहीं कर सकते। पेपर पास आप तब करेंगे जब पता हो पेपर में क्या आएगा, किस तरह लिखना है। आप इस कोर्स को ना भी पढ़ें फिर भी इसके पेपर में पास हो सकते हैं, अगर सिर्फ ये पता हो कि पेपर कैसे करना है। बस उतनी गाइडेंस आपको फिर भी मिल जाएगी मेरी तरफ से। लेकिन ये कोर्स को पढ़ना आपके पर्सनल जो है वो स्किल्स के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। जिम्मेदारी इंसानों की ज़िंदगी की आपके हाथों में है, कंपनी ने आपके हाथों में दी है, सजेशन आप दे रहे हैं, फीडबैक आप दे रहे हैं, सॉल्यूशन आप दे रहे हैं, तो इट इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस कोर्स में आप बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पहले नहीं पता होंगे, और अगर पता होंगे भी तो उसमें कुछ क्लियरेंस नहीं होगी। वो क्लियरेंस भी आपकी हो जाएगी, कन्फ्यूजन्स भी ख़त्म हो जाएंगी, और न्यू चीज़ें भी आपको इस कोर्स में समझ में आएंगी। ना कि सिर्फ हेल्थ एंड सेफ्टी, आपके सोचने का नज़रिया भी चेंज हो जाएगा आफ्टर दिस कोर्स। प्रोफेशनलिज्म जो है, प्रोफेशनल स्किल्स आप में आ जाएंगे। उसमें कुछ नाम भी ले लेता हूँ, जैसे प्रोफेशनल स्किल इज लीडरशिप स्किल आप में आ जाएगी, नेगोशिएशन स्किल्स आप में आ जाएंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स आप में आ जाएंगी, उसके अलावा मोटिवेशन स्किल्स आप में आ जाएंगी। तो सेट ऑफ स्किल्स हैं जो आपके पास इस कोर्स को पढ़ने के बाद पर्सनली आप अपने अंदर एक्सपीरियंस करेंगे, अपनी थिंकिंग में और अपने बिहेवियर में एक्सपीरियंस करेंगे आफ्टर स्टडिंग दिस कोर्स। आज हमने जो भी पढ़ा है, जो भी कॉन्सेप्ट बेसिक पढ़े हैं, ये 0.001% है हेल्थ एंड सेफ्टी का। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो इस किताब में हम पढ़ेंगे। अलग अलग मैनेजमेंट इश्यूज समझेंगे, अलग अलग कंडीशंस में किस तरह मैनेज करना है, क्या हेल्थ एंड सेफ्टी की अरेंजमेंट्स होती हैं, क्या हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसके ऊपर भी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं हमारे पाकिस्तान के कानूनी सेफ्टी के लीगल स्टैंडर्ड के ऊपर। पाकिस्तान में जो है वो दो किस्म का लॉ है, एक है गवर्नमेंट प्रोविंशियल लॉ, एक है फेडरल लॉ। प्रोविंशियल लॉ जो हर प्रोविंस का अपना कानून है, फेडरल लॉ जो है वो पूरे पाकिस्तान का इकलौता कानून है, फेडरल लॉ। तो एक स्टैंडर्ड जो है वो फेडरल लॉ ने दिया है सेफ्टी का, एक स्टैंडर्ड प्रोविंशियल लॉ ने दिया है। तो प्रोविंशियल लॉ ने जो स्टैंडर्ड दिया है वो है फैक्ट्रीज एक्ट, वो है 1937 का, 1937। जैसे हमारे पास सिंध में जो है वो सिंध फैक्ट्री एक्ट, और उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी सिर्फ एक टॉपिक है, और वो तकरीबन 90 साल एटलीस्ट वो पुराना है, 80 to 90 ईयर्स जो है वो पुराना स्टैंडर्ड है, जो आज की कंडीशन में इस्तेमाल भी नहीं हो सकता, कंपनी उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकती, टू बी ऑनेस्ट। ये बहुत सारी एडवांसमेंट आ गई है अब हेल्थ एंड सेफ्टी में। और जो फेडरल लॉ, जो फेडरल लॉ है वो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट 2018। तो हमारा जो पाकिस्तान का फेडरल लॉ है वो अपडेटेड है, 2018 का लॉ है, वो फेडरल लॉ है हमारा। वो पूरे पाकिस्तान में जितनी कंपनीज हैं वो सब ने फॉलो करना है। लेकिन जो फैक्ट्रीज एक्ट है, जैसे हर सूबे का अपना अलग फैक्ट्रीज एक्ट है, सिंध फैक्ट्रीज एक्ट, बलोचिस्तान फैक्ट्रीज एक्ट, केपी के फैक्ट्रीज एक्ट, पंजाब फैक्ट्रीज एक्ट। तो वो हर प्रोविंस ने वो एक्ट भी पूरा करना है, साथ में फेडरल एक्ट भी पूरा करना है हर कंपनी ने। वो जिस प्रोविंस में, जैसे जो कंपनी सिंध में है उसने सिंध फैक्ट्री एक्ट भी पूरा करना है, और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट 2018 फेडरल एक्ट भी पूरा करना है। इसमें यानी जो सेफ्टी के स्टैंडर्ड बताए गए हैं वो पूरे करना है। इसके ऊपर भी हम डिटेल में जाएंगे जब हम लीगल स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। आपको पूरा डिटेल में, आपको ये भी इवन पता चल जाएगा कि कानून कितने किस्म के होते हैं।
लीगल स्टैंडर्ड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, वो भी इसमें आप समझेंगे, और दोनों के क्या लिमिटेशंस है, दोनों के क्या फायदे हैं। तो एक सेट ऑफ प्रोफेशनलिज्म इस पूरे कोर्स में आप समझेंगे, किस तरह एक प्रोफेशनल मैनेजर की तरह आपने काम करना है इन डिफरेंट फील्ड्स, इन डिफरेंट कंपनीज। वो सब सेट ऑफ स्किल्स इसमें आप समझेंगे। आपके कोई क्वेश्चंस हैं? तो सर्टिफिकेट सिर्फ निगोश का ही मिलेगा या इसके साथ कोई और भी कोर्स का भी कोई मिलेगा? अगर निबोश के सर्टिफिकेट में आप पास हो जाते हैं तो आप जितने सर्टिफिकेट कहेंगे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, जो बेसिक सर सर्टिफिकेट्स हैं। जी जी रसूल बोल। सर ये आईएसओ 45001 तो ये क्या होता है सर? ये आप पर्सनली मुझसे पूछना, मैं आपको बताऊंगा। ये दूसरे सर्टिफिकेट्स हैं। ये लीड ऑडिटर मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर है, वो स्पेसिफिक अच्छा, इनके सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट्स मिल। जी, वो मैनेजमेंट सिस्टम का अच्छा सर्टिफिकेट है, पीडीसीए साइकिल का सर्टिफिकेट है। प्लान टू चेक एक का। अच्छा जी। सही। अच्छा, आप सबके लिए गाइडेंस ये है, स्पेसिफिकली गाइडेंस ये है, इस कोर्स में पास करना इज नॉट अ कप ऑफ टी। इस कोर्स में पास करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इस कोर्स में जितना अच्छा आप लिखेंगे, जितना आसान आप लिखेंगे, जितना इंग्लिश आपकी अच्छी होगी, उतना आपको मार्क्स मिलेंगी और आप इस कोर्स में आसानी से पास हो सकते हैं। और ज़्यादा फोकस आपका पूरे कोर्स में, आपका पूरा 110% फोकस चाहिए, तो ही इस कोर्स में आप पास कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये ना सोचें कि आपने इतना महंगा कोर्स किया है और उसमें आप फिर फोकस भी ना करें और पढ़ाई भी वैसी ना करें और अनफॉर्चुनेटली इस कोर्स में फेल हो जाए, तो उसमें आपका टाइम का भी नुकसान है, आपके पैसों का भी नुकसान है। इस चीज़ को नज़र में रख के, दिमाग में रख के आपने इस कोर्स में स्टडी करनी है और इस कोर्स को डिटेल में समझना है और हर बारीक चीज़ को आपने समझना है। सेल्फ स्टडी जहाँ पर आपको मैं सजेस्ट करूँ, वो आपने चीज़ें सेल्फ स्टडी करनी है। और आज की क्लास सिर्फ एक ब्रेन स्टॉर्मिंग क्लास है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपका और मेरा तारुफ, हेल्थ एंड सेफ्टी का तारुफ, उसके बारे में आज की क्लास है। बिल्कुल बेसिक क्लास है, बाकायदा अभी हमने कोर्स स्टार्ट नहीं किया है। सो आई होप, आप सबसे मेरी ये उम्मीद है, क्योंकि जो बेच 14, बेच 15, बेच 16 गुजरी हैं, 95% लड़के उसमें पास हुए हैं। नए भी लड़के थे उसमें, पुराने लड़के भी थे, दोनों लड़के पास हुए हैं। जो एक्सपीरियंस है वो भी पास हैं, जो बिल्कुल फ्रेश थे वो भी पास हैं। और मुझे याद आता है कि उन सब ने बहुत मेहनत की है। तो आप सबसे भी मेरी यही उम्मीद है कि आप मेहनत करेंगे और आप पास होंगे। आप पास होंगे तो उससे आपका भी फायदा है और मेरा भी उससे नाम होगा। यानी आपका सिर्फ पास होना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए भी है। सो विल यू मेंटेन दिस प्रॉमिस, और विल यू कीप दिस प्रॉमिस? इंशाल्लाह सर। सर। सर इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्योंकि इस कोर्स में अगर आप फेल हो गए तो टाइम का भी आपका वेस्ट, जिया है, पैसों का भी जिया है। तो वो चीज़ दिमाग में रखिएगा, उस हिसाब से आपने इस कोर्स स्टडी को फोकस करना है। बाकी आज की क्लास आपकी कैसी रही, आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा आज, आपके क्या फीडबैक्स हैं? बहुत जबरदस्त सर, मजा आया। थैंक यू सो मच। बहुत बेसिक कुछ सीखने को मिला सर। मालूमात हो गई। बिल्कुल सर, मजा आ गया। बहुत सारी बेसिक चीजें सीखने को मिली आज। अभी इसकी बिल्कुल स्टार्ट है, अभी मैं सोच रहा हूँ मैंने कितनी चीजें बस आपको थोड़ा नहीं इंटरनेट बताई इशू हैं। था सर, वो भी इंशाल्लाह जब वो सुन लेंगे दोबारा रिपीट में तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मैंने नोटिस की है कि स्टूडेंट जब पहले दिन पहली क्लास में आते हैं तो वेबएक्स उनका सही नहीं चलता, कनेक्शन इशू आता है, आवाज नहीं समझ में आती है, नेटवर्क अच्छा भी चल रहा है फिर भी आवाज कट रही है। दूसरे और तीसरे दिन से खुद ब खुद सही हो जाता है, ये चीज मैंने नोटिस की है। तो आई होप वो सेम चीज चले और आपको कल से कोई इंटरनेट इशू ना हो। सर मेरे पास तो सर बहुत अच्छा है। हम्म एक सेकंड के लिए भी कोई बफरिंग वगैरह कोई नहीं है, हम्म अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स गुड।
ऑनलाइन क्लास है, इसमें एक्चुअली आपको इंटरनेट कनेक्शन ही चाहिए। और कम्युनिकेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है तीन तरह से होती है, वर्बली होती है, तस्वीर को देख के होती है, या डॉक्यूमेंट को पढ़ के होती है। वो सेफ्टी में भी है, हेल्थ एंड सेफ्टी कम्युनिकेशन, तो इसमें आप सीखेंगे। जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो फ़ोन कॉल पे हो सकती है, आमने सामने हो सकती है, और ये मीटिंग में हो सकती है जो अभी हम कर रहे हैं। इसमें रुकावट क्या आती है? खराब इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन अगर आपका सही नहीं है तो बात आपको नहीं समझ में आएगी, और वो कम्युनिकेशन की लिमिटेशन है, यानी रुकावट है। सर मेरे घर में वाईफाई लगा हुआ है, वो मैंने कनेक्ट किया था तो सही नहीं चल रही थी। अब मोहल्ले वालों की ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाती तो वो सही चल रही है। मेरे पास पता नहीं समझ में ये बात नहीं, निबोश के लिए आपकी अपनी वाईफाई चले या किसी की भी चले, आपने वो वाईफाई जरूर यूज करनी है। ठीक सर है। इंशाल्लाह कल के लिए कोई ट्राई करेंगे। आज तो नेटवर्क का इशू था थोड़ा, कल देखो, कोशिश करते हैं कोई और। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा, आप क्लास के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर को देख सकते हैं। बाकी आपके अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप ज़रूर बताएं, रिलेटेड टू दिस कोर्स, रिलेटेड टू फर्दर क्लासेस, या किसी और तरतीब के बारे में, एग्जाम स्टडी के बारे में, और आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के बारे में। क्या आपको लगता है आप इस कोर्स को पास कर पाएंगे? आपसे मैं जी समझना सर, चाहूंगा कि इंशाल्लाह आपसे कोशिश करेंगे। स्टडी करने के लिए हमें कोई नोट्स वगैरह मिल सकेंगे? हाँ बिल्कुल, स्टडी करने के लिए आपको आरआरसी इंटरनेशनल सर के नोट सबसे स्टडी बेस्ट है। करेंगे। हमें सर्च आउट करने पड़ेंगे या आपके थ्रू मिल जाएंगे? मेरे थ्रू आप मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको शेयर करता हूँ जो बुक्स हैं आरआरसी इंटरनेशनल के। सर मेरा एक हमारे दरमियान मेरे किसी भाई ने एक सवाल आपसे किया। मेरा भी सवाल आपसे वही है, लेकिन थोड़ी सी उसकी नोयत चेंज है। कहने का मतलब ये कि इन केस हम मैं अपनी बात करूँगा, बाकी भाइयों को मेरे दरमियान में नहीं लाऊंगा। इन केस के अगर मैं निर्दोष सर्टिफाइड हो जाता हूँ, हम्म तो जिस वक्त निर्दोष की सर्टिफिकेशन होगी तो मुझे सर्टिफिकेट्स कौन कौन से मिलेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। मेरी तरफ से या वैसे ही? से ही सर, जब या आपकी तरफ से या इस कोर्स मतलब सक्सेसफुली इसको सर्टिफाइड करने पर सर्टिफिकेट्स कौन कौन से? अच्छा, इस कोर्स को मैं आपको गाइड करता हूँ, बिल्कुल सही कह रहा है। जो निबोज का पुराना सेशन था, जो फिजिकल एग्जाम होता था इसका, ब्रिटिश काउंसिल एग्जाम लेती थी वो, आपको जाकर 2.5 घंटे का 2-2.5 घंटे का एग्जाम था वो। उसमें सर्टिफिकेट मिलता था, 2 यूनिट है तो 2 अलग सर्टिफिकेट मिलते थे। लेकिन अब जो निबोज का नया 2018-19 का स्पेसिफिकेशंस है, उसके बाद आपको दोनों पेपर पास करने पे, IG1 और IG2 दोनों पेपर पास करने पे एक निबोज का सर्टिफिकेट मिलेगा। जो निबोश आईजी का सर्टिफिकेट होगा तो वो एक ही सर्टिफिकेट आपको निबोश का मिलेगा, जो ये शो करेगा कि आपने निबोश के दोनों पेपर सक्सेसफुली पास किए हैं। और दोनों पेपर इन एक्चुअल आपने सक्सेसफुली पास करने हैं, और उसमें मैं आपकी 200% हेल्प करने के लिए रेडी हूं, अगर आप खुद पास होना चाहें। अगर आप खुद पास होना चाहेंगे तो आप इसमें आराम से सर पास हो जाएंगे। बॉस हम पास ही होने आए हैं हम्म यहाँ पे। अगर आप पास होने आए हैं तो टाइम विल डिसाइड दिस, हाँ असेसमेंट्स विल डिसाइड दिस, कि आप कैसा परफॉर्म अली करते हैं। अली भाई यार, कल से टाइमिंग का थोड़ा पूछना यार। टाइमिंग का बड़ा इशू है, लाइट का यार, अभी भी बहुत इशू हो रहा था। टाइमिंग का अगर आपको कोई इशू नहीं है तो हम 8 बजे या 9 बजे से हम क्लास स्टार्ट करें तो कोई इशू तो नहीं है। आपकी क्या नौ इसके बजे बारे में नौ सजेशन बजे है? सही है। जी नौ सर 8 बजे कर देंगे। 8 बजे कर दें? 9 बजे सही सर है आठ यार। 9 आठ बजे बजे लाइट सही है लाइट सर। 10 बजे के करीब जो है ना इंटरनेट जो है ना वो फिर ख़राब हो जाती है, तो ये 8 बजे अगर शुरू होगा तो 10 बजे ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे लिए मसला कम होगा इसमें। हम्म या फिर ऐसा करो, फिर 5 बजे करो स्टार्ट, क्योंकि लाइट होती नहीं है यहाँ पर, तो बड़ा इशू है। सर 8 बजे ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, जी सर चीज़ें हम्म 5 फ्री होना हमारे मुश्किल हो जाएगा। सर 8 PM सर आज करेक्ट 8:30 टाइम। सही है, आज जैसे शुरू किया। क्योंकि 9 बजे भी इशू आ रहा है, 8 बजे भी इशू आ रहा है, इसीलिए मैंने 8:30 रखे हैं।
सर यही आज वाली टाइमिंग साढ़े आठ चाहिए। बेस्ट है सर, कोई इशू यही नहीं है। सही है सर। ये सही है। जी सर। ओके। अच्छा सर, ये पूछना था, जो वो इंटरव्यू होगा वो टेस्ट के कितने दिन के बाद होता है? इंटरव्यू होता है IG1 एग्जाम के 1 वीक के बाद हो जाता है क्लोजिंग इंटरव्यू। सही। और वो जो रिस्क असेसमेंट हमें जमा करवाना होता है वो कितने टाइम के बाद होता है? 7 days आफ्टर IG1। जैसे आपको मतलब आपका दोनों? 7 दिसंबर को एग्जाम है तो जी 14 दिसंबर तक आप IG2 सबमिट करवा सकते डिस्कस। सही। मतलब दोनों साथ में ही होंगे, मतलब इंटरव्यू भी और वो रिस्क असेसमेंट भी, यही कह सकते हैं? नहीं नहीं, इंटरव्यू आपका अलग होगा, पहले भी हो सकता है 7 दिन के, 7 दिन के बाद भी हो सकता है, लेकिन कम से कम टाइम ड्यूरेशन 7 दिन होता है। ठीक है सर। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा फिर 10 दिन भी लग सकते हैं इंटरव्यू होने में, 12 दिन भी लग सकते हैं। अच्छा, इंटरव्यू जो सर वो कार्डिफ वाले ले रहे होते हेड ऑफिस से? इंटरव्यू आपका लर्निंग पार्टनर इंस्टीट्यूट ही आपका इंटरव्यू करता है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा मैं पूछना चाहूँगा कि फोकस मतलब लैंग्वेज पे इंग्लिश ज़्यादा फोकस होगा या उर्दू में भी हो सकता है? IG1 एग्जाम के बारे में पूछते हैं इंटरव्यू में, आपने पेपर में क्या लिखा है, किस तरह लिखा है। मतलब उसमें लैंग्वेज का तो कोई इशू नहीं है ना? कोई भी इशू नहीं है। कॉन्सेप्चुअल होगा बस, वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना सर चाहिए। उर्दू में दे सकते हैं इंटरव्यू? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, पाकिस्तानी ही आपसे करेंगे इंटरव्यू तो कर सकते हैं, आप दे सकते हैं इंटरव्यू। ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है साथ में, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी जी। ये सबसे ज्यादा ऑडियंस इस बैच में है। प्रीवियस बैच में जो है वो 15 लड़के स्टूडेंट्स, या मैक्सिमम जो है वो भी 18 to 20 स्टूडेंट्स है। इस बैच में जो है वो मोर देन 40 या 50 कैंडिडेट्स हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो आप सबका बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए। मैं बिल्कुल भी ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि कोई भी एक आप में से फेल हो। नुकसान मेरा नहीं है, नुकसान आपका ही है, लेकिन मैं पर्सनली नहीं चाहता कोई फेल हो। तो मैं आप सबके ऊपर पूरी फोकस करूँगा, पूरी मेहनत करूँगा, आपने फिर उसका आउटकम देना है। ऐसे नहीं कि आपने मेरी मेहनत को भी आपने वो कर दिया और आप खुद भी उसके ऊपर फोकस ना कर रहे हो, इस तरह आपने नहीं करना है। इंशाल्लाह सर पास करेंगे। इंशाल्लाह पास अल्लाह करने का ताला ने। सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ एक तरीका है और कोई भी नहीं है। वो एक तरीका क्या है? क्लास में आना और 2 घंटे जो क्लास हो रही है उसको समझना, सुनना प्लस समझना। सिर्फ एक तरीका है पास होने का, अगर ये आप कर सकते हैं तो आप पास हो सकते हैं। ठीक है जी। ठीक हो गया सर। ठीक ओके हो जी। गया सर। सेशन एंड हो गया। हाँ जी, बस अब क्लास को एंड करते हैं। ग्रुप में मैं अभी आपको कहूँगा ये व्हाट्सएप ग्रुप पे कि आप अपने फीडबैक बताएं क्लास के बारे में, आपके फीडबैक क्या है, और आपके जेन्युइन फीडबैक होने चाहिए। बिल्कुल आपने ऐसे नहीं करना कि जी बहुत अच्छा कोर्स पढ़ा दिया, या बहुत, जो भी आपको इन रियल टर्म्स जो आपको लग रहा है वो आपने आज के फीडबैक में बताना है, रियल फीडबैक। टू बी ऑनेस्ट, आप टू बी सर ऑनेस्ट। ग्रुप मुझे वो में बहुत सिर्फ अच्छा लगा, एडमिन ही मैसेज कर लेकिन सकता है। हाँ जी, कुछ जो कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हो रही हम्म फीडबैक में फिर सब चीज़ों को कंसिडर किया था, क्योंकि अगर ऑनेस्ट फीडबैक होगा ना तो सब तो एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ऑनेस्ट थी। फीडबैक नहीं बिल्कुल होगा तो एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा, जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल। समझ रहे हैं? ओके जी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टूडेज क्लास। बहुत अच्छा लगा आप सबसे फर्स्ट टाइम इंटरव्यू करके सब एक साथ सबसे, और इंशाल्लाह अभी काफ़ी सारे दिन हैं हमारे एक साथ ही हैं, तो इस कोर्स को भी कंटिन्यू रखेंगे। और आप सबसे मेहनत की दरख्वास्त भी है और उम्मीद भी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप सबके लिए ब्राइट फ्यूचर है और ब्राइट मेरी विशेस हैं फॉर दिस कोर्स इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। अल्लाह हाफिज एवरीवन, विल सी यू टुमारो थैंक यू इंशाल्लाह। सर। टेक केयर। थैंक यू। गॉड ब्लेस हाफिज यू। सर, अल्लाह थैंक यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज।